कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9वीं का पहला पार्ट। क्या नाम है उसका? समुच्चय। ठीक है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेट। ठीक है, तो पहले मैं समुच्चय का मतलब बता दें। समुच्चय मतलब कोई ग्रुप। ठीक है, जैसे बहुत लोग का अगर एक ग्रुप है उसे क्या कहा जाएगा? समुच्चय कहा जाएगा। समुच्चय को दूसरी भाषा में समझ सकते हो समूह। ठीक है, अगर बहुत लोग का एक समूह है, बहुत लोग का एक संगठन है, उनको क्या कहा जाएगा? समुच्चय कहा जाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख के रखी हुई है और बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं बता दूंगा कि समुच्चय किसे कहते हैं और कैसे होता है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। आ जाइए। समुच्चय, जिस समूह के घटकों को सही सही और स्पष्ट रूप में, जिस समूह के घटकों को सही सही और स्पष्ट रूप में बताया जा सकता है, मतलब ऐसा समूह जिसके घटक को सही सही रूप में और स्पष्ट रूप से आप बता सकते हो, उसे क्या कहा जाएगा? समुच्चय कहा जाएगा। अगर कोई ऐसा समूह आप लेते हो जिसको आप बता ही नहीं पाओगे तो उसे क्या कहा जाएगा? समुच्चय कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। जैसे आपके विद्यालय में होशियार बच्चों का समूह, तो ये बताना क्या मुश्किल है? ठीक है, कि हम लोग नहीं बता सकते कि हमारे विद्यालय में कितने होशियार बच्चे हैं। ठीक है, अगर हम लोग किसी को बोलेंगे कि होशियार है, दूसरा वाला बोलेगा नहीं मैं होशियार हूं। ठीक है, ये बताना क्या हो मुश्किल हो जाएगा। फिर आपके गांव में अमीर व्यक्ति, ये भी बताना क्या है? मुश्किल है। ठीक है, तो इनको समुच्चय कहा जाएगा क्या? नहीं कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, और जैसे सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन आप बता सकते हो क्या? हाँ, इनको समुच्चय कहा जाएगा। अब एक वर्ष में महीने, एक वर्ष में महीने, तो एक वर्ष में कितने महीने होते? 12, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, इनको आप बता सकते हो, तो ये क्या हो गया? एक समुच्चय हो गया। फिर कक्षा में प्राक्रमी विद्यार्थी, इनको आप बता सकते हो? प्राक्रमी विद्यार्थी आप बता सकते हो? नहीं, तो ये समुच्चय रहेगा क्या? नहीं रहेगा। फिर आरंभ के 10 गणन संख्या, आरंभ की 10 गणन संख्या, जैसे 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको आप लोग बता सकते हो आरंभ के। अगर किसी ने पूछा कि गणन संख्या, तो गणन संख्या कहां तक मालूम नहीं, तो 1 से लेकर कहां तक वो अंत हो रहा है क्या उसका? नहीं हो रहा है, तो इसको आप बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ या किले, महाराष्ट्र में बहुत सारे किले आपको मालूम है, रायगढ़ किला, सिंधु दुर्ग, शिवनेरी, ऐसे बहुत सारे किले हैं। तो मजबूत गढ़ कौन सा है, मजबूत किला कौन सा है, बताना मुश्किल है क्या? बता पाएंगे क्या हम लोग? नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये समुच्चय हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, तो समुच्चय मतलब ये होता है कि किसी भी समूह को आप स्पष्ट रूप से और सही सही बता सकते हो। ठीक है, जिसको आप संभव है, जिसको गिनना संभव है, जिसकी आप गणना कर सकते हो, उसे हम लोग समुच्चय कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो समुच्चय का नाम देने के लिए साधारण ABCD, जो अंग्रेजी का बड़ा लिपि होता है, अल्फाबेट्स होते हैं अंग्रेजी के, उनको लिखा जाता है समुच्चय का नाम देने के लिए। ठीक है, अब इनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का उपयोग किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD। ठीक है, अब समुच्चय लिखा कैसे जाता है? जैसे ऐसे धनु ब्रैकेट लगा देते हैं, इसे क्या कहा जाता है? धनु कोष्ठक। क्या कहते हैं बच्चों? धनु कोष्ठक। अब इस धनु कोष्ठक में क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, ये धनु कोष्ठक समुच्चय। अब इस समुच्चय का नाम जो भी रहेगा, समुच्चय A, तो बोलेंगे A, समुच्चय A बराबर धनु कोष्ठक। ठीक है, इसके बाद क्या है? घटक। अब समुच्चय तो आपने बना दिया, जैसे मैंने बोला सप्ताह के दिन, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये क्या हो गए? उसके घटक हो गए। उस समुच्चय के अंदर कितने घटक आ रहे हैं, कितनी कितनी चीजें आ रही हैं? जैसे सप्ताह के 7 दिन में 7 दिन आएंगे, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये क्या हो जाएंगे? उसके घटक हो जाएंगे। ठीक है, और उन घटकों को कॉमा दे दे के लिखा जाता है प्रत्येक, जैसे सोमवार कॉमा, मंगलवार कॉमा, बुधवार कॉमा, इस तरह से कॉमा दे दे के क्या करेंगे हम लोग? उसको लिखेंगे। और हाँ, अब वो जो घटक रहेंगे उसको अंग्रेजी के छोटी लिपि द्वारा दर्शाया जाएगा। जैसे सोमवार को मान लिया A, मंगलवार को B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, इस तरह से छोटी लिपि द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया समुच्चय किसे कहा जाता है? समुच्चय मतलब जिसको सही सही और स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है, उसे समुच्चय कहेंगे। और समुच्चय को अंग्रेजी के बड़ी लिपि द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब समुच्चय में क्या होते हैं? घटक। क्या होते हैं बच्चों? घटक होते हैं, और घटक को कॉमा दे दे के लिखते हैं। ठीक है, और घटक जो होता है उसको अंग्रेजी के छोटी लिपि द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, जिन वस्तुओं के संग्रह द्वारा समुच्चय बनता है, मतलब जिन वस्तुओं के संग्रह द्वारा समुच्चय बना हुआ है, उन वस्तुओं को समुच्चय के घटक कहते हैं। समुच्चय घटकों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। जो समुच्चय के जो घटक होते हैं उसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा ABCD देख रहे हो अल्फाबेट का उपयोग करते हैं। अगर कोई घटक समुच्चय में है, ठीक है, मान लीजिए समुच्चय का नाम क्या है? A है। अगर मेरे पास कोई घटक है X, अगर X घटक समुच्चय A में है तो इसे किस प्रकार लिखा जाएगा? देख लो,
x समुच्चय यह a का घटक है, तो संकेत में इसे x बिलोंग्स टू a, इसको अंग्रेजी में पढ़ते बिलोंग्स टू, मतलब x जो है वो a समुच्चय में उपस्थित है। ठीक है, मतलब x जो घटक है, x देखो छोटी लिपि है और a क्या बड़ी लिपि है। अब ये बड़ी लिपि मतलब समुच्चय का नाम है, ठीक है, a क्या है समुच्चय का नाम है, और ये क्या है उसका घटक है, मतलब ये घटक जो है समुच्चय a में है, बिलोंग्स टू इसका मतलब होता है। तो संकेत ई जैसा दिखता है लेकिन राउंडिंग होता है वो, ऐसा ई तो ऐसा होता है ना, लेकिन ये थोड़ा सा घुमावदार होता है। का अर्थ है घटक है, ठीक है, x समुच्चय a का घटक नहीं है। अगर कोई घटक नहीं है, जैसे x जो है वो समुच्चय a में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिलोंग्स लिखेंगे, उसको कट कर देंगे, मतलब x जो है वो a में नहीं पाया जाता है, तो घटक नहीं है। अब समुच्चय लिखने की प्रणालियां या समुच्चय लिखने की विधि, तो समुच्चय दो विधि से लिखा जाता है। तो पहली विधि है सूची विधि और दूसरी विधि है गुणवंदन विधि। पहली विधि सूची विधि, जिसको इंग्लिश में रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड कहते हैं। लिस्टिंग मतलब कॉमा दे के लिखोगे आप कोई भी घटना, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये क्या हो गया आपका सूची विधि हो गया। मतलब इसमें जो घटक आप लिख रहे हो उसको क्या कर रहे हो आप लोग, लिस्ट बना रहे हो, क्या कर रहे हो, लिस्ट बना रहे हो। गुणवंदन विधि सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड, सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई एक समीकरण बनाएंगे, कोई रूल बनाएंगे, ठीक है, कोई नियम बनाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणवंदन पद्धति कहते हैं। अब सुनो, ये सूची पद्धति हो गया, गुणवंदन पद्धति हो गया, इनके बारे में इसके बाद में डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझिए कि जो समुच्चय होता है उसको हल करने के लिए हमारे पास कितनी विधि है, दो विधि है। तो पहली विधि सूची विधि, दूसरा है गुणवंदन विधि। और यहाँ पर कुछ मैंने लिख के दिया है संख्या, इन संख्याओं ज्ञान होना चाहिए आपको। अगर समुच्चय पाठ एकदम अच्छे समझना है तो आपको संख्याओं ज्ञान होना चाहिए। टोटल हमारे पास 9 प्रकार की संख्याएं हैं, ठीक है, 9 प्रकार की संख्याएं। उन संख्याओं को आप लोग याद कर लीजिएगा, कौन सी संख्या में क्या होता है और कौन सी संख्या कैसे पहचानी जाती है, तो आपको ये पाठ करने में आसानी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर 4-5 लिख के रखा हुआ है। n मतलब नेचुरल नंबर, n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याएं, ठीक है, जो हमारी जो संख्या है, गणना वाली संख्या है, गणन संख्या है, 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, वो कहां खत्म होगी मालूम नहीं है, तो इसको क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहते हैं। होल नंबर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, होल नंबर या पूर्ण संख्या, मतलब जीरो शुरू होता है, होल मतलब जीरो, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है उसे क्या कहा जाएगा, पूर्ण संख्या कहा जाएगा, ठीक है ना। तो जीरो से शुरू, मतलब प्राकृत संख्या ही है लेकिन वह संख्या जीरो से शुरू हो रही है, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्ण संख्या का समुच्चय किस तरह लिखा जाता है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब ऐसी संख्या जो धनात्मक भी होगी और ऋणात्मक भी होगी और उसके अंदर क्या रहेगा, जीरो भी रहेगा, ठीक है। मतलब धनात्मक संख्या भी देख लो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 1 2 3 4 5 ये क्या है, धनात्मक संख्या है, और -1 -2 -3 क्या है, ऋणात्मक संख्या है, और यहाँ पर बीच में क्या है, जीरो है। तो यह पूर्णांक संख्याओं का सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है। अब क्यों, ये सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या मतलब आपको मालूम होगा, इसकी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जो भी संख्या p/q के अनुपात में होती है, मतलब जो भी संख्या आप p/q के अनुपात में लिखते हो, जैसे 3/2 हो गया और 4/5 हो गया, 1/2 हो गया, 5/10 हो गया, ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। मतलब जितनी भी संख्याएं आपकी बटे में होंगी, ठीक है, p/q के अनुपात में होंगी, उनको क्या कहा जाएगा, परिमेय संख्या कहेंगे। अब ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या मतलब हमारी सृष्टि में, हमारी प्रकृति में जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो जीरो में हो, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो करणी में हो, ठीक है, जितनी भी संख्याएं हमारे पास है उन सारी संख्याओं को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। ये वास्तविक संख्या एक घर है, उसके अंदर ये सब सारे क्या है, छोटे छोटे कमरे हैं, ऐसा बना दीजिए, क्या है, किसी परिवार का हेड है, वास्तविक संख्या कि परिवार का क्या मेन है। अब इसके अंदर ये क्या है, सारे सदस्य हैं, मतलब ये सारी जो संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंदर आ जाती हैं। समझ में आ गया बच्चों, चलो, तो ये आपको समझ में आ गया कि समुच्चय होता क्या है। अब मैं बता देता हूं सूची पद्धति विधि क्या होता है और गुणवंदन पद्धति। इसके बाद हम लोग प्रश्न संग्रह हल करेंगे 1.1 देते हैं सूची विधि, उसका गुणवंदन पद्धति, ठीक है। क्या है सूची विधि, इस विधि में समुच्चय के सभी घटकों को धनु कोष्ठक में, ठीक है, धनु कोष्ठक के बारे में पहले मैं बता दिया हूं, इस तरह दिखता है ऐसा,
धनु कोष्ठक में विराम चिन्हों का उपयोग करके लिखते हैं, मतलब जो भी घटक रहेंगे विराम चिन्ह लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। ठीक है, इस विधि में घटकों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, घटकों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं, मतलब या तो उसको चढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, कोई मतलब नहीं है। जो ए को बी के बाद लिख दो, बी को ए के पहले लिख दो, यहाँ पर जो उसका सीक्वेंस है वो मायने रखता है क्या? नहीं। यहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु सभी घटक दर्शाना आवश्यक है। लेकिन जितने भी घटक उसके अंदर आएंगे सारे के सारे घटक को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जितने भी घटक आप लिखोगे, एक घटक को एक ही बार लिखोगे। अगर किसी चीज में जो अल्फाबेट बी है वो 2 बार आ रहा है तो आप 2 बार नहीं लिखेंगे, आप कितने बार लिखेंगे? एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर या कोई संख्या या कोई घटक 2 बार या 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग कितने बार लिखेंगे? एक ही बार लिखेंगे। ये होता है सूची विधि। जैसे यहाँ पर 1 से 10 में विषम संख्या का समुच्चय सूची विधि में इस प्रकार लिखा जाता है। 1 से लेकर 10 तक की आपको विषम संख्याएं चाहिए। तो क्या होती है विषम संख्या? 3, 5, 7 और 9। विषम संख्याएं मतलब वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती उन्हें क्या कहा जाता है? विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 3, 5, 7, 9, तो इसको मैं 9, 7, 5, 3 भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, घटकों का क्रम यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्या? नहीं। आप उल्टा सीधा लिख सकते हो, लेकिन सारे के सारे घटकों को लिखना जरूरी है। अगर कोई घटक 2 या 3 बार रिपीट होता है तो उसको सिर्फ आप एक बार लिखोगे, ये याद रखना बस। अब जैसे यहाँ पर एक वर्ड है रिमेंबर, क्या है? रिमेंबर। तो रिमेंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो रिमेंबर मान लेते कोई समुच्चय का नाम दे दिया बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे? धनु कोष्ठक में आर, ठीक है, आर है, फिर ई है, फिर क्या है? एम है, फिर देखो ई 2 बार आ गया, यहाँ पर भी ई है, फिर यहाँ पर भी ई है, तो हम लोग एक ही बार ई लिखेंगे। फिर यहाँ पर एम भी हो गया, फिर बी हो गया, फिर आर जो यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया। मतलब जो लेटर 2 बार रिपीट हुआ है या 3 बार रिपीट हुआ है उनको हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ई की, तो 1, 2, 3 बार ई जो है 3 बार रिपीट हुआ है तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। फिर एम 1, 2 बार एम रिपीट हुआ तो उनको एक ही बार लिखा। आर भी जो है वो 2 बार रिपीट हुआ इसलिए हम लोग एक ही बार लिखे। समझा? सूची विधि आपको समझ में आ गई। सूची विधि क्या करते हैं? हम लोग धनु कोष्ठक में लिखते हैं और कॉमा लगा के लिखते हैं। यहाँ पर घटकों का क्रम तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सारे के सारे घटकों को लिखना जरूरी है। लेकिन कितने बार? एक बार। अगर कोई घटक 2 या 3 बार रिपीट होता है उसको सिर्फ एक ही बार आप लिखोगे। ठीक है, गुणवंदन विधि। इस पद्धति में घटकों की सूची न बताते हुए, आपको सूची नहीं बतानी है, उसका क्रम नहीं बताना आपको। ठीक है, कॉमा दे के नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है, सूची न बताते हुए समुच्चय का सामान्य घटक चरांक से दर्शाया। चरांक मतलब कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट होता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी होता है, डी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, समुच्चय का जो सामान्य घटक रहेगा उसको चरांक से दर्शाया जाएगा। वहां पर एक्स, वाई, जेड जो भी आपको दर्शाना है, और उसके आगे खड़ी रेखा मतलब ऐसा सीधी रेखा रहेगी, ऐसा सीधी रेखा की जाती है। खड़ी रेखा के आगे चरांक का गुणधर्म। अब खड़ी रेखा लिखेंगे, खड़ी रेखा के आगे उस चरांक का गुणधर्म लिखेंगे, मतलब वो चरांक क्या बताना चाहता है। समझ में आ गया बच्चों? चलो अब आगे यहाँ पर a बराबर x सच दैट x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। मतलब यहाँ पर जो चरांक का नाम है, जैसे मैंने बताया ना चरांक, तो चरांक क्या है हमारा? यहाँ पर x है, x सच दैट x, इसको सच दैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सच दैट, इंग्लिश में पढ़ते हैं। मतलब x सच दैट x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आपको मालूम है क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 पता नहीं कहां तक जाएगा। तो x जो है वो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 1 से बड़ा है, 10 से छोटा है। समझ में आ गया? तो x जो रहेगा 1 से बड़ा लिखेंगे और 10 से छोटा मतलब 9 तक लिखेंगे, कॉमा दे देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस। इसका वाचन, इसको पढ़ेंगे कैसे हिंदी में? a के घटक x ऐसे हैं कि, a के घटक x ऐसे हैं कि, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे? a के घटक x ऐसे हैं कि x यह 1 से 1 और 10 के बीच प्राकृत संख्या ऐसे किया जाता है। समझ में आ गया बच्चों? चलो अब यहाँ पर गुणवंदन विधि है और यहाँ पर क्या? सूची विधि है। ठीक है, मैं 3 एग्जांपल लिखा हूँ गुणवंदन विधि के, फिर उन्हीं तीनों एग्जांपल को मैंने कन्वर्ट किया है सूची विधि में। ठीक है, गुणवंदन विधि में क्या है? समुच्चय का नाम a है और घटक क्या है हमारा? x है। यहाँ पर खड़ी रेखा है, यह डिवीजन शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। ठीक है, अब ये डिवीजन शब्द, इसके अंदर बहुत सारे जो लेटर्स रहेंगे अल्फाबेट, वो 2-3 बार क्या रहेंगे? रिपीट रहेंगे। तो उनको हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग कितने बार लिखेंगे? एक ही बार लिखेंगे, DIVSON। ठीक है, कॉमा दे देके हम लोग इसको एक ही बार लिख देंगे। समझ में आ गया बच्चों आप लोग को? ठीक है, अब आगे b बराबर y सच दैट y इस प्रकार है कि y स्क्वायर बराबर 9। अब देखो
वाई स्क्वायर बराबर कितना 9। अब क्या करना है, मुझे वर्गमूल लेना है और आपको मालूम जो वर्गमूल लोगे तो करनी में चला जाएगा 9, ठीक है। और करनी में जब 9 जाएगा तो करनी के हमेशा कितने मान होते हैं 2, करनी कितने मान होते हैं 2, प्लस माइनस 3, तो प्लस 3 भी होता है और माइनस 3 भी होता है, तो यहाँ पर मैंने प्लस 3 और माइनस 3 इसका आंसर लिख दिया। सी जेड सच दैट जेड ये संख्या 5 की गुणज है, किसकी गुणज है 5 की गुणज है, किसकी गुणज है 5 की, जो 30 से छोटी प्राकृत संख्या है। 5 की तो गुणज है लेकिन 30 से छोटा होना चाहिए, तो आपको 5 की जब भी गुणज बोले या 6 की गुणज बोले या 3 की गुणज बोले, मतलब उसका क्या करना है, आपको पहाड़ा पढ़ना है। 5 की गुणज बोला मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ना है, लेकिन 30 से छोटा मतलब 25 तक, 5 का 5, 5 गुना 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 बचे 25, 30 से छोटा, ठीक है। संख्या 30 से क्या है, छोटी है। तो ये आ गया आपका गुणवंधन विधि हो गया, इसकी सूची पद्धति हो गई। ये गुणवंधन विधि इसकी सूची पद्धति है, ये गुणवंधन विधि एक सूची पद्धति इसकी। तो समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को। अब यहाँ पर मैंने बॉक्स बना के रखा हुआ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सूची पद्धति के लिए, गुणवंधन पद्धति के लिए। पहला तो यहाँ सॉल्व करके दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12 14। ये 2 4 6 8 10 12 14 क्या है, ये सम संख्या है। क्या है बच्चों, सम संख्या है, लेकिन क्या है 15 से छोटा है। देखो 14 का आगे नहीं बढ़ा ना, 15 से छोटा सम संख्या। तो x सच दैट x, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आएगा या धन कोष्ठक आएगा, x सच दैट x यह संख्या 15 से छोटी सम प्राकृत संख्या है, 15 से छोटी सम प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पर क्या है, x सच दैट x संख्या 1 से 20 के बीच पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब बच्चों ऐसी संख्या जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकलता हो, ठीक है। ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा क्या निकलता हो, वर्गमूल। जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब आगे क्या बोल रहे हो, 20 से छोटा ना, इसलिए मैं 16 तक जा रहा हूं, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25 जो है 20 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 नहीं लेंगे हम लोग। समझ में आ गया आप लोगों को। अब ए ई आई ओ यू, ये आपको मालूम है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जेड सच जेड जेड। आप जेड सच जेड जेड यहाँ पर एक्स भी ले सकते हो आप लोग। यह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, स्वर है, स्वर और व्यंजन। ए ई आई ओ यू क्या है, स्वर है, और बाकी जो 21 बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके व्यंजन हो जाते हैं। चलिए आखिरी देख लेते हैं, वाई सच दैट वाई, यह इंद्रधनुष का रंग है। वाई सच दैट वाई मतलब यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, समुच्चय डी के घटक। क्या पढ़ेंगे, समुच्चय डी के घटक y ऐसे हैं कि y इंद्रधनुष के रंग है। अब इंद्रधनुष के कितने रंग हैं, 7 रंग हैं। तो इसका शॉर्टकट आपको मालूम, विबग्योर, क्या है, विबग्योर है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या है, विबग्योर, VIBGYOR। इसको हिंदी में लिख देंगे आसमानी, नहीं बैगनी, आसमानी, फिर क्या रहेगा नारंगी, फिर क्या रहेगा ग्रीन रहेगा, फिर क्या रहेगा पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। मतलब इसको लिख दीजिएगा हिंदी में आप लोग, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप लोग लिख दीजिएगा हिंदी में इसको क्या कहते हैं उस नाम को, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग, ये तो पूरा हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कि समुच्चय क्या होता है, फिर समुच्चय कितनी विधियां, समुच्चय 2 विधि होती है, सूची विधि हो गई, गुणवंधन विधि हो गई। फिर मैंने बताया सूची विधि क्या है, गुणवंधन विधि क्या है, फिर समुच्चय का नाम कैसे अल्फाबेट के बड़ी लिपि में लिखा जाता है, फिर समुच्चय के जो घटक होते हैं उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने बता दी है, और मैंने 5 प्रकार की संख्याएं भी आपको बताई। अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे 1.1, इसका प्रश्न संग्रह 1.1। तो अभी क्या करना है, प्रश्न संग्रह 1.1 सॉल्व करना है, ठीक है। 1.1 यहाँ पर हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन का टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन का टॉपिक समझ में आया है उसको एकदम अच्छे ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो एकदम स्टार्ट टू एंड तक आपको पूरा प्रश्न संग्रह समझ में आ जाएगा। चलिए पहला सवाल क्या बोला, निम्नलिखित समुच्चय सूची पद्धति में लिखिए। देखो जो समुच्चय है, समुच्चय लिखने की 2 पद्धतियां हैं, एक सूची पद्धति है, दूसरा गुणवंधन पद्धति है। तो हम लोग समुच्चय किसमें लिखना है, सूची पद्धति में लिखना है। तो पहला क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। पहला सवाल है समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। समपूर्णांक संख्याओं का क्या निकालना है आपको, समुच्चय निकालना है। किसका समुच्चय निकालना है बच्चों, समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय निकालना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, समुच्चय का नाम दे दिया A, और समपूर्णांक संख्या मतलब 2 4 6 8, लेकिन कहां तक वो बताया नहीं है, ठीक है। ये क्या होगी, समपूर्णांक संख्याएं होगी।
सम मतलब जो दो के पहाड़े भाग जाती है उनको सम संख्या कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या बोले दूसरे सवाल में देख लो, 1 से 50 तक की संख्याओं में से यहाँ पर आएगा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 1 से लेकर 50 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो बच्चों हमेशा एक चीज याद रखना कि सम और अभाज्य केवल एक ही संख्या है, दो ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम मतलब दो के पहाड़े में भी आ रही है, अभाज्य मतलब दो ऐसी संख्या है जो किसी पहाड़े में आती भी नहीं है। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, इसको समुच्चय नंबर बी मान लेते, समुच्चय का नाम क्या मान लिया बी, और इसका आंसर आ जाएगा 2। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से 50 तक की संख्याओं में से सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ज्ञात करो। सम अभाज्य संख्या का समुच्चय ज्ञात करना है। यदि यहाँ पर सम नहीं रहता तो आपको क्या ज्ञात करना था, अभाज्य संख्या है। तो आप लिखते 2 3 5 7 11 13, ये क्या है सम अभाज्य संख्या बोल रहे, अभाज्य संख्या लिख देते। समझ में आ गया। अब सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं समुच्चय ज्ञात करो। हमको संख्याओं समुच्चय चाहिए, ठीक है, लेकिन कैसा चाहिए, ऋणात्मक चाहिए। क्या चाहिए, ऋणात्मक। इसके पहले मैंने संख्या के प्रकार में 5 प्रकार में बताया था, वो पूर्णांक संख्या थी। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और जीरो भी होता है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, ऋण बोला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समुच्चय का नाम सी देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे डॉट 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 -3 -2 और -1। ये क्या होगा, संख्याओं का समुच्चय हो गया, ऋण पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है। अब देखो अगला क्या है, संगीत के 7 मूल स्वरों का समुच्चय। संगीत के कितने मूल होते हैं, 7। सा रे ग म प ध नि। ठीक है, ये क्या है, संगीत के 7 मूल है। तो इसको नाम देते हैं डी। तो क्या होगा, सा रे ग म प ध नि। ये क्या होगा, संगीत के 7 स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या होगा, संगीत के 7 स्वर हो गए। समझ में आ गया। तो सूची पद्धति में जो भी घटक होते हैं उनको क्या करके पूर्ण अल्प विराम चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, कॉमा दे देके हम लोग सूची बना देते हैं। अब आगे देखो, निम्नलिखित चिन्ह में से दिए हुए कथन शब्दों में स्पष्ट करो। अब दिया गया जो भी चीज है वो गणित में लिखा गया है या तो कोई भी लेटर का यूज किया गया है, ठीक है, चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। तो हम लोग उसको क्या करना है, उसको शब्दों में लिखना है। तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, संख्या। ये क्या संख्या है, संख्या 4/3। यह क्यों क्या है, परिमेय संख्याओं का घटक है। ठीक है ना। इसके पहले इंट्रोडक्शन पॉइंट में बताया है, इसका मीनिंग क्या होता है, बिलोंग। अगर इसको कट कर दूंगा तो नहीं होगा। ठीक है। तो संख्या 4/3 ये क्यों परिमेय संख्याओं का क्या है, घटक है। अब यहां पर क्या हो गया, कट हो गया तो यह नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, संख्या -2 यह क्या है, n मतलब नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं का घटक है। क्या बच्चों, घटक नहीं है। समझ में आ गया। आप खाली ऐसा इतना भी लिख सकते हो, 4/3 यह q का घटक है और -2 यह n का घटक नहीं है। अब देखो यहां पर समुच्चय का नाम क्या है, p। तो समुच्चय p यह, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, समुच्चय p। ये समुच्चय p का घटक p ऐसा है कि p क्या है, p यह विषम संख्या है। क्या है बच्चों, विषम संख्या। समझ में आ गया। चलो, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हल करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, आपकी किताब में भी लिखा होगा, अगर आपके पास किताब होगा तो देखते जाइएगा। क्या है, किन्हीं दो समुच्चयों को सूची पद्धति तथा गुणवर्णन पद्धति में लिखो। सूची प्रणाली और गुणवर्णन प्रणाली में आपको लिखना है किन्हीं दो समुच्चयों को। आपके हिसाब से आप अपनी मर्जी से लिख दीजिए। सबका आंसर यहाँ पर अलग अलग हो सकता है, कोई अलग लिख देगा, कोई अलग लिख देगा। तो यहाँ पर इसको कहते हैं मुक्तोत्तरी प्रश्न। इस तरह के प्रश्नों को क्या कहते हैं, मुक्तोत्तरी प्रश्न, जिसका सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर बोला सूची पद्धति क्या हो जाएगी मेरी, 1 मिनट। अगर मैं बोलूं सूची पद्धति, तो सूची पद्धति में लिख देता हूं जैसे ए, मान लीजिए समुच्चय का नाम क्या है, ए। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे 1 4 9 16। ये मैंने क्या लिख दिया, प्रथम 4 वर्ग संख्या लिखा है।
प्रथम क्या लिख दिया मैंने, 4 पूर्ण वर्ग संख्या लिख दी। क्या लिख दिया है, प्रथम 4 पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पर गुणवर्णन विधि क्या आ जाएगी, गुणवर्णन पद्धति। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स प्रथम 4 पूर्ण वर्ग संख्याएं। समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। एक्स सच दैट एक्स प्रथम 4 पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी। अब दूसरा सूची बना लीजिए, तो दूसरी सूची पद्धति आप बना ली, सूची पद्धति, ठीक है। सूची पद्धति, सूची पद्धति हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे बी लिख देते हैं यहां पर। तो मैं लिख दिया सोमवार, मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, ठीक है। अब वार लगा देना आगे। तो मैंने क्या बोला, सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह के मैंने क्या लिख दिए, 7 दिन लिख दिया। तो गुणवर्णन पद्धति में क्या आएगा, गुणवर्णन पद्धति क्या आएगा बच्चों, गुणवर्णन पद्धति में b बराबर हो जाएगा y सच दैट y। यहां पर कोई भी चरांक ले सकते हो आप लोग, मैं स्टार्टिंग से बताया हूं। y सच दैट y यह सप्ताह के 7 दिन का समूह है, सप्ताह के 7 दिनों का समूह है। समझ में आ गया बच्चों। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 2 अपनी मर्जी से ले लिया है, आप भी अलग ले सकते हो, लेकिन उसका आपको सूची पद्धति और गुणवर्णन पद्धति दोनों लिखने आना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को सूची विधि में लिखो। निम्नलिखित समुच्चय जो रहेंगे वो आपको गुणवर्णन विधि में लिखा रहेगा, उसको आपको क्या करना है, सूची पद्धति में क्या करना, बदली करना है, ठीक है। तो भारतीय सौर वर्ष के सभी महीनों के नाम, भारतीय सौर वर्ष जो जनवरी फरवरी मार्च बोलते हो अंग्रेजी कैलेंडर के, ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर के महीने हो, लेकिन भारतीय सौर वर्ष के जो महीने होते हैं वो होता है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। ये 12 महीने क्या होते हैं, हिंदी कैलेंडर के होते हैं, ठीक है बच्चों। इनको याद रख दीजिएगा एकदम अच्छे से, इनको याद रखना है, एक बार में नहीं याद होने वाले, क्योंकि आप लोग बचपन से क्या करते आओ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सीखे आए हो, इसलिए आपको ये चीजें याद नहीं होंगी। तो मैं आपको बोलूंगा इसको एकदम रट्टा कर लीजिएगा या तो एकदम याद कर लीजिएगा। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष और माघ और फाल्गुन, ये याद रख लीजिएगा। अब शब्द कॉम्प्लीमेंट के अक्षरों का समुच्चय, जैसे मैंने बताया था, अगर एक शब्द है जिसके अंदर बहुत सारे लेटर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो रिपीट हो रहा है उसको क्या करना है, एक ही बार लिखना है। तो मैं यहाँ पर समुच्चय का नाम मान लेता हूँ बी, क्या मान लेता हूँ बी, और यहाँ पर सी लिख देता हूँ, ओ लिख देता हूँ, एम लिख देता हूँ, पी लिख देता हूँ और ई लिख देता हूँ, और क्या बचा एन लिख देता हूँ और टी लिख देता हूँ, ठीक है। ए बन गया हमारा, ठीक है। जो दो बार आएगा उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। देख लीजिए कोई मिस तो नहीं हो गया, नहीं हुआ है तो ये हमारा सही है। अब मनुष्य के सभी ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखो। मनुष्य के पास कितनी ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। कितनी ज्ञानेंद्रिय बच्चों, 5। तो मैं इस समुच्चय का नाम देता हूं डी। क्या नाम देता हूं, डी। तो आंख, नाक, कान और क्या, आंख नाक कान जीभ और त्वचा, ठीक है। ये 5 क्या है, मनुष्य के पास क्या है, ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 क्या है, ज्ञानेंद्रिय। समझ में आ गया बच्चों, ये ज्ञानेंद्रिय हैं, आपको सबको मालूम है, साइंस में आपने सीखा होगा, ठीक है। अब आगे 1 से 20 के मध्य, 1 से 20 के मध्य, 20 के बीच में, 20 के ऊपर नहीं जाना है, आने वाली अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ज्ञात करना। मतलब 1 से लेकर 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है वो आपको लिखना है। तो मैं इस समुच्चय का नाम देता हूं ई, और समुच्चय का नाम अंग्रेजी की बड़ी लिपि से द्वारा दर्शाया जाता है। तुम लोग क्या बोलेंगे, 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्या है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। अभाज्य संख्या मतलब ये संख्याएं जो किसी की पहाड़े में नहीं जाती, जो खुद के पहाड़े में आती, सिर्फ या तो खुद के पहाड़े में आएंगी या तो वो एक के पहाड़े में आएंगी, उनको क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाती है। मतलब वो 2 से ज्यादा संख्या में भाग नहीं जाता उसका। 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19, ये क्या होगी, 1 से लेकर 20 के मध्य सारी अभाज्य संख्या को मैंने समुच्चय लिख दिया है। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर क्या होगा, पृथ्वी के सभी महाद्वीपों का समुच्चय, पृथ्वी के सभी महाद्वीपों का क्या लिखना है, मुझे समुच्चय लिखना है। तो समुच्चय क्या हो जाएगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप,
ये हमारे पास क्या है, 7 महाद्वीप है, इसको याद रख लीजिएगा। देखो 1 2 अमेरिका, 2 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, 5 नाम तो आपको अ से शुरू हुआ है। 5 नाम किससे शुरू हुआ, अ से, जैसे अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर अटलांटिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। क्या बोला मैंने, बोलिए, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, फिर क्या बोला, ऑस्ट्रेलिया। ये 5 नामों को यूरोप और एशिया। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। जो अ से शुरू हुआ है, 5 नाम तो अ से शुरू हुए, फिर बाद में क्या है, एशिया है, फिर बाद में और क्या है, यूरोप है। इस तरह से बच्चों याद रखिएगा। आपको शॉर्टकट मैंने बता दिया कि 5 महाद्वीप है जिनका नाम किससे स्टार्ट हुआ है, अ से स्टार्ट हुआ है, और 2 आपको एशिया और यूरोप याद रखना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कौन सा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अटलांटिका, फिर क्या लिखेंगे, अफ्रीका। समझ में आ गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 5 करते हैं। संग्रह का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, निम्नलिखित समुच्चय को गुणवर्णन विधि से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा आपने, प्रश्न नंबर 4 देखा, वहां पर क्या करना, सूची पद्धति में लिखना था। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको गुणवर्णन विधि में लिखना है। ठीक है, ठीक है, सूची पद्धति में दी जाएगी और उसको आपको क्या करना रहेगा, गुणवर्णन विधि में लिखना रहेगा। ठीक है, अगर गुणवर्णन विधि में लिखने से पहले आपको जो सूची पद्धति दी गई उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा नियम या क्या लॉजिक लग रहा है उसके अंदर, क्या नियम लग रहा है। पहले वो नियम को पहचानेंगे, जैसे नियम पहचान में आ जाएगा हम लोग लिख देंगे कि भाई उसका गुणवर्णन विधि क्या रहेगा। अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें तो हमको समझ में आ जाएगा, 1 है, फिर 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64, 81 और 100 है। तो ये जब ध्यान से हम लोग समझेंगे तो हमको समझ में आएगा ये सब क्या है, वर्ग है। किसके वर्ग है, किस संख्या के, किसके संख्या के, कहां तक की संख्या, मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग है। तो ये चीज समझ में आ गई कि सर ये जो चीज है x सच दैट x, यहाँ पर नंबर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है। ठीक है, और ये जो नंबर है वो बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को। नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब n जो है 0 से क्या है, बड़ा है। n जो है 0 से बड़ा है और 10 के बराबर है। समझ में आ गया बच्चों, n जो है यहाँ पर 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 1 और 10 से बराबर मतलब 10 तक जाना चाहिए। मतलब ये जो n है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाना चाहिए। समझ में आ गया, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या है वो सारी चीजें। ये समझ में आ गया बच्चों। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पहले नियम समझते हैं, उसके अंदर जो सूची पद्धति में जो नियम दिया वो नियम पहले समझना पड़ेगा, फिर बाद में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर गुणवर्णन विधि में। अब यहाँ पर देख लें 6 12 18 24 30 36 42 48, इसको देख के समझ में आता है ये 6 का पहाड़ा है। क्या है बच्चों, 6 का पहाड़ा। और 6 का पहाड़ा कैसे बनता है, किसी भी संख्या में 6 से गुणा कर दो 6 का पहाड़ा बन जाता है। जैसे संख्या हमारी 1 है, 6 से गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। संख्या हमारी 2 है, 6 से गुणा कर दो 12 बन जाएगा। संख्या हमारी 3 है, 6 से गुणा कर दो 18 बन जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या में 6 से गुणा कर दो 6 से पहाड़ा बन जाएगा। समझ में आ रहा है, लेकिन वो 6 कहां तक, 8 बार में। ठीक है, 8 तक ही पहाड़ा पढ़ना, 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है। तो यहां पर मैं बोलूंगा y सच दैट y, यहां पर क्या 6n है। ठीक है, n में 6 और n जो है यहां पर प्राकृत संख्या है, n जो यहाँ पर प्राकृत संख्या है, और n जो है वह क्या है, 8 के बराबर है। देखो 8 के बराबर है। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं n जो है वह छोटा है और बराबर है किसके, 8 के। मतलब n जो है वो कहां तक जाना चाहिए, 8 तक जाना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों, सही है। और यहाँ पर आप 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है 1 से शुरू होता है, वो सबको मालूम है। ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं लिखो तो भी चलेगा। और ये C देख लो क्या है आपका, तो एक है SMILE। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो स्माइल है, ये स्माइल शब्द का समुच्चय है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, Z सच दैट Z, यह स्माइल शब्द का समुच्चय, किसका समुच्चय बच्चों, स्माइल शब्द का समुच्चय, स्माइल। अब देखो सोमवार मंगलवार ये क्या है, सप्ताह के 7 दिनों समुच्चय। तो मैं D लिखूंगा, D बराबर हो जाएगा x सच दैट x, यह सप्ताह के 7 दिन है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय। इसके पहले मैंने लिखाया है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो उसमें लिखा दिया था मैंने, यह सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय है। अगर हम लोग इस पे बात करें बच्चों यहाँ पर, तो ये क्या है, AET। अगर हम इसको देखें तो ईड बनेगा, EAT। तो x बराबर y सच दैट y, यह 8 या 8 शब्द का समुच्चय। ठीक है,
यहाँ तो समझ में आ गया। चलो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझा होगा। आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से ध्यान से देखना, कॉपी और पेन लेकर और किताब ओपन करके पूरा वीडियो एकदम अच्छे से देखेंगे, रोक रोक के पॉज करके, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर स्क्रीनशॉट ले लेना, एकदम अच्छे से देखना। जहां नहीं समझेगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं उसके रिप्लाई दे दूंगा। और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के साथ।